बलाज की बरसी में उसके भाई शिरकत नहीं कर सके। आज दोनों ग्रुपों के सरबराहान अपने घरों में भी मौजूद नहीं है, तो दुश्मनी से क्या हासिल हुआ? नुकसान ही हो रहा है ना दोनों ग्रुपों का। कैसर बट एक वाहिद वो शख्सियत थी जो कि फ्रंट ऑफ द कैम आकर जो है वो तीफी बट को ललकार भी रहे थे। उनका सुलह करना, उनको एसएचआर नंबर 2 भी करार दिया जा रहा है। आज अगर ये सुलह हो जाती तो आज अमीर मौसम भी अपने घर बैठा होता, अपने भाई की बरसी में शिरकत भी करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज 18 फरवरी 2025 है और एक साल पहले 18 फरवरी 2024 को जो है शहर लाहौर में सबसे बड़े टीपू ट्रकों वाला ग्रुप में से अमीर बालाज का कत्ल किया गया था शादी की तकरीब में। और एक साल गुजरने के बाद जो है आज उनकी बरसी भी थी। लेकिन हैरानकुन चीज़ ये है कि उनके भाई जो हैं ना तो अमीर फतेह और ना ही अमीर मुहस्सब उनकी बरसी में शामिल हो सके। बल्कि इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक साल में अमीर बालाज कत्ल केस में क्या पेशरफ सामने आई है, क्या इस चीज़ में केस में जो है कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या सुलह अमीर बालाज की भी मुमकिन है, हो सकती है, नहीं हुई। इस वक्त मेरे साथ सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद है खुर्रम पाशा साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, ये बताइएगा, आज एक साल मुकम्मल हो गया है अमीर बालाज के कत्ल का, क्या कहेंगे? अमीर बालाज कत्ल केस कहाँ तक पहुँचा? इसमें ज़हन एक साल के दौरान सबसे बड़ी तो इसमें एक इम्प्रूवमेंट ये थी कि जहाँ इतना जानी नुकसान हुआ, ज़िंदगी की बाजी लोग हार गए, वहाँ ये इम्प्रूवमेंट है जो खुशाइंद है कि जो कैसर बट ग्रुप में और तीफी बट ग्रुप में सुलह हुई। जहाँ तक रहा तल्लक इस एक साल में क्या खोया और क्या हुआ, तो उसमें देखें जिस दिन अमीर बालाज टीपू का कत्ल होता है उसी वक्त मौके पर मुजफ्फर का भी कत्ल होता है, मारा जाता है जो उसका जो शूटर था। उसके बाद इसी केस में गिरफ़्तार था एहसन शाह जो अमीर बालाज टीपू का दस्ते रास रह चुका था, उसको एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। और फिर उससे आगे चलें तो फिर तीफी बट ग्रुप के सबसे अहम एक बंदा जिसका इस दुश्मनी से तल्लक भी कोई नहीं था, जो तीफी बट के बहनोई थे जावेद बट, उनका भी कत्ल हो जाता है। तो ये सारे वाक़यात एक अफसोसनाक हैं। यानी कि एक कत्ल के बाद यके बाद दिगरे 3 कत्ल हुए, 3 लोग जा चुके ज़िंदगी से ना। और जहाँ तक रहा गिरफ़्तारियों के हवाले से आप बात कर रहे थे, तो उसमें अमीर बालाज टीपू के कत्ल में मेन तो जो मरकज़ी मुलज़म है तीफी बट और गोगी बट, वो ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इसी तरह जावेद बट के कत्ल में जो मरकज़ी मुलज़मान हैं अमीर मौसब और अमीर फ़तेह, वो भी इस वक्त मंजर आम से गायब हैं। और 7 कैसर बट भी नामजद थे ना, उनकी तो अब सुलह हो। हाँ, वो कैसर बट की चूँकि अब सुलह हो गई है। तो दुश्मनी में ये अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं जो इतनी इंसानी जानों का ज़िया हुआ। और एक साल में क्या हासिल हुआ कि आज दोनों ग्रुपों के सरबराहान अपने घरों में भी मौजूद नहीं है, पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। और देखें, सबसे एक अहम बात है कि अमीर बालाज की बरसी में उसके भाई शिरकत नहीं कर सके। तो वो कहने का मकसद है कि कुछ हासिल तो नहीं हुआ सर, नुकसान। कितना हैरानकुन है खुर्रम भाई कि एक सगा भाई नाहक कत्ल होता है, उसकी बरसी है सालाना और उस बरसी पर दोनों भाई मौजूद हैं। मैंने वही कहा ना कि ये एक अफसोसनाक बात है। अब इससे पहले ये तो चलो एक बरसी का मामला है ना, कितने अरसा से ये लोग अपने घरों में मौजूद नहीं हैं, तो दुश्मनी से क्या हासिल हुआ? नुकसान ही हो रहा है ना दोनों ग्रुपों का। इस दुश्मनी का फ़ायदा तो नहीं हो रहा, दोनों ग्रुपों को नहीं हो रहा। और आने वाले वक्त में भी अगर ये दुश्मनी नहीं थमती तो इसमें दोनों ग्रुपों का नुकसान ही है, उसमें फ़ायदा तो किसी का नहीं होना। अमीर बालाज का कत्ल होता है 18 फरवरी 2024 को और 18 फरवरी 2024 से 18 फरवरी 2025 तक मुलजिमान जो नामजद मुलजिमान हैं जिनकी इमा पर किया गया, उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। ये पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है या कुछ और? देखिए, पुलिस ने जहाँ तक जितना तेज़ी से इन दोनों केसेस में काम किया, वो चाहे अमीर बालाज टीपू का कत्ल हो या जावेद बट का कत्ल हो, इसमें आप पुलिस की जो कारकर्दगी थी वो बड़ी फास्टली थी कि जिस तरह उन्होंने, ये दोनों ब्लाइंड थे ना। अब जब आप ये कह रहे हैं कि पुलिस की कारकर्दगी बड़ी फास्ट थी, लेकिन अमीर बालाज के कत्ल केस में देखा जाए तो नामजद मुलजिमान है तीफी बट, गोगी बट, वो पुलिस की गिरफ्त से दूर।
तीफी भट्ट के जो बहनोई हैं जावेद भट्ट, उनके FIR की अगर बात करें उसमें नामजद मुलजिम हैं अमीर मौसब, कैसर भट्ट, तो वो भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। आप कह रहे हैं फास्ट हुई है। मैं उसी तरफ आपसे बात कर रहा था कि अभी पहले बात करें आप अमीर बलाश टिपू के कत्ल की। मुजफ्फर इसमें जो एक कातिल था मौके पे मारा गया और तब तक तो ये भी नहीं पता था कि ये कौन है, उसके नाम का भी नहीं पता था। तो वो पुलिस की ही ये एक तफ्तीश का अमल था ना कि वो उन्होंने सारा वो उसका शजरा नसब निकाला कि इस शख्स का नाम मुजफ्फर है और इसका क्या किरदार था और ये कहाँ था, कैसे, कहाँ का रहायशी, वो सारी डिटेल निकाली। उसके बाद फिर उसी कत्ल में एहसन शाह को भी पकड़ा गया, सुहेल मलिक को पकड़ा गया, हारून को पकड़ा गया। ये पुलिस की परफॉर्मेंस ही थी। इसी तरह आप जावेद भट्ट के कत्ल की तरफ आ जाए, बिल्कुल उस परफॉर्मेंस में मैं वो भी बताता हूँ, गोगी भट्ट और तीफी भट्ट, उसका भी जवाब देता हूँ आपको। उसी तरह जावेद भट्ट के कत्ल में बिल्कुल ब्लाइंड कत्ल था, कुछ पता नहीं था लग रहा कौन आए हैं, क्या हुआ है, कैसे। और उस दौर में आपको याद होगा कि CCTV फुटेजेस भी नहीं मिल रही थी। ये बड़ा हैरान कुन चीज़ है कि मोस्टली सेफ सिटी के कैमराज वर्किंग ही नहीं थे। ठीक है, उस दौरान ही पुलिस उन शूटर्स तक भी पहुंची, सहूलतकारों तक भी पहुंची और उन शूटर्स की इंकिशाफात में उन्होंने अमीर मौसब को नामजद किया था कि मरकज़ी मुलज़म है। हाँ, इसमें अब आप आ जाएँ अमीर बलाश टिपू के कत्ल में, उसके मरकज़ी मुलज़म तीफ़ी भट्ट। अब जब पहली इतला थी उनके बारे में कि वो दुबई, अच्छा दुबई से फिर इतला निकलती है कि वो किसी दूसरे मुल्क चले गए हैं। तो जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट एक इमिग्रेशन जो है इंटरपोल के हवाले से, अगर कोई दुबई तक महदूद होता तो वो उनको पकड़ना आसान था। ठीक है, अब कोई एक शख्स उस मुल्क में ही मौजूद नहीं है, आप उसको रेड वारंट जारी करके इंटरपोल की मदद से कैसे ला सकते हैं। अच्छा, इसमें दूसरे मुलज़म गोगी भट्ट, वो वैसे ही चूँकि उनके बारे में ये चीज़ पुलिस तफ्तीश में सामने आ चुकी थी बहुत आगाज़ में ही कि उनका इस कत्ल से ताल्लुक़ ही नहीं है। अच्छा, वो पाकिस्तान में ही है, तो उनके बारे में ऐसी कोई इतला नहीं कि वो पाकिस्तान से बाहर हैं। वो पाकिस्तान में ही कहा जाता है कि वो पाकिस्तान मौजूद है, लेकिन गिरफ्तार नहीं हुए। पुलिस का उस तरफ मेरी नज़र में इंटरेस्ट इसलिए नहीं होना ज़्यादा कि उनकी तफ्तीश में ये चीज़ सामने आ चुकी थी कि गोगी भट्ट का इस कत्ल से ताल्लुक़ ही नहीं है। ठीक है, आपने कहा गोगी भट्ट का ताल्लुक ही नहीं है, तो वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनते ना, इंटेरोगेशन का हिस्सा बनते, तफ्तीश होती। अगर गोगी भट्ट खुद को सरेंडर करें, अपनी इंटरम बेल करा के सामने आके तफ्तीश जारी करें, करना पड़ना है उनको। एक तो है कि पुलिस गिरफ्तार करे, दूसरा है कि वो खुद सामने आए, कानून का तो सामना करना है उनको क्योंकि मुकदमे में नामजद तो हुए हैं ना वो। इसी तरह तीफी भट्ट पुलिस की रेंज से दूर है, उसमें आप पुलिस की परफॉर्मेंस को नहीं कह सकते कि जी पुलिस की परफॉर्मेंस ठीक नहीं। लेकिन गोगी भट्ट को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, नहीं किया जा सका, वो पाकिस्तान में ही। मैं इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि पुलिस का शायद इंटरेस्ट इसलिए भी ना हो कि उनका इस कत्ल से ताल्लुक़ ही नहीं है। कोई ऐसा शवाहिद नहीं था मिले कि जिसमें वो कहें कि जी गोगी भट्ट का अमीर बलाश टिपू के कत्ल में कोई हाथ है। लेकिन 1 साल होने के बाद जो है, चंद दिन पहले हमने देखा कि एक तीसरा मरकज़ी मुलजिम बिलावल, जिसका नाम बताया जाता है, वो गिरफ्तार होता है। उसके भी बड़े बिलावल भी कैसे गिरफ्तार हुआ, क्योंकि उसका भी रेड वारंट जारी थे, तो उसको इंटरपोल की मदद से लाया गया है ना, क्योंकि वो एक ऐसे कंट्री में पकड़ा गया कि जहाँ पे पाकिस्तान का एग्रीमेंट मौजूद है। ठीक है, अब आ जाते हैं आप कैसर भट्ट और अमीर फ़तेह की तरफ आ जाते हैं। कैसर भट्ट और अमीर फ़तेह दोनों ने अबूरी ज़मानतें कराईं, कुछ अर्सा रोपोश रहे, फिर अबूरी ज़मानतें कराईं, उसके बाद वो तरीक़ों पे जाते भी रहे और दोनों की जो अबूरी ज़मानतें थी अदम पैरवी पे खारिज हो गई। और कैसर भट्ट सबको पता था दुबई हैं, अमीर मौसब का सबको पता है दुबई हैं। अमीर फ़तेह के बारे में अभी कोई आप फाइनल राय नहीं दे सकते कि वो कहाँ हैं, क्योंकि उनके बारे में किसी के पास भी कोई मुसद्दक़ा इत्तला नहीं है। अच्छा। ठीक है, इसी तरह आप कैसर भट्ट ने सुलह कर ली। अब जब उनका सुलह हो चुकी है तो डेफिनेटली जो मुद्दई है मुकदमा, वो उनके हक़ में बयान दे के उन्हें इस मुकदमे से बाहर निकाल लेंगे। अब इस वक्त जो रह गया ताल्लुक़ अमीर मौसब का, और चूँकि एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि किसी को इंटरपोल के ज़रिए गिरफ़्तार करना भी इतना आसान काम नहीं होता, उसका एक प्रोसीजर होता है कि जब तक रेड वारंट का हसूल मुमकिन ना हो जाए, और रेड वारंट हासिल करने के लिए भी एक लेंथी प्रोसीजर होता है। और अगर अमीर मौसब के भी रेड वारंट निकल आते हैं, इंटरपोल से रब्ता किया जाता है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि अमीर मौसब को भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, अब राह तलक जहाँ तक हमने ना पाशा साहब पहले भी हमने बात की कि सुलह होनी चाहिए, तमाम घरानों की सुलह होनी चाहिए ताकि शहर लाहौर में अमन बरपा हो, कोई भी कशीदगी ना हो।
लेकिन सवालिया निशान ये है, कैसर बट अमीर बालाज के कत्ल के हवाले से अगर बात करें तो कैसर बट एक वाहिद वो शख्सियत थी जो कि फ्रंट ऑफ द कैम आकर जो है वो तीफी बट को ललकार भी रहे थे, बाकायदा इस केस की पैरवी भी कर रहे थे। उनका सुलह करना क्या समझती हैं, अमीर बालाज के कत्ल केस की जो मुकदमा है उसके लिए इफेक्टिव था? देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, वो खैर उस मुकदमे से कैसर बट का तो तल्लुक़ कोई नहीं है अमीर बालाज टिप्पू के को उस मुकदमे पे कोई असर पड़ेगा। अच्छा, जहाँ तक रही सुलह की बात, तो वो तो पिछले 6 माह से कोशिशें जारी थी, ऐसे ही ठीक है। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कैसर बट की तो कभी भी तीफी बट ग्रुप के साथ कोई बराह रास्त दुश्मनी ही नहीं थी, कोई बराह रास्त इख्तलाफ ही नहीं था। और माजी में इसकी मिसाल इस हवाले से दी जा सकती है कि जब अमीर बालाज टिप्पू के कत्ल से पहले सुलह की जो कोशिशें हो रही थी, तो उन कोशिशों का हिस्सा भी रहे कैसर बट, उनके भाई इसरार बट भी उसका हिस्सा रहे और बाकायदा तीफी बट के घर जाते भी रहे। तो इनकी तो कोई दुश्मनी नहीं थी, और इनकी जो ख़ानदानी जो एक अपनी दुश्मनी ख़त्म हुई थी, और जो ख़ानदान के लोग इनके साथ मिले हैं, जिसमें सुहेल शौकत बट की फैमिली है, शफकत बगा बट की फैमिली है, फिर बाबा नूरा कश्मीरी की फैमिली है, ये सब लोग अब इकट्ठे हैं। इनकी तरफ से भी इस चीज़ का दबाव कैसर बट पर था कि तुम आपके इस किस्म के जारहाना बयानात की वजह से लड़ाई का एक रुख हमारी तरफ हो रहा है, ऐसी ठीक है। क्योंकि उनकी तीफी बट से उनकी भी कोई दुश्मनी नहीं, उनके बल्कि पुराने तल्लक आते हैं उनके साथ। सो उन्होंने एक कोशिशों का आगाज़ कर दिया था कि इसमें शफकत बगा बट, सुहेल शौकत बट, खुद कैसर बट के भाई इसरार बट, बाबा नूरा कश्मीरी के जो बेटे हैं, जो लोग मौज़म बट और साबी बट वगैरह, वो सब लोग एक्टिव हो गए थे कि किसी तरीके से इस सुलह का अमल मुकम्मल किया जाए। ये कितना नमक छिड़कने के मुतरादिफ होगा ये अमल। कैसर बट वो शख्स था जो कि अमीर बालाज के कत्ल केस के हवाले से सबसे पहले सामने खड़ा हुआ था और कहा था कि मैं अमीर बालाज को इंसाफ दिलाऊंगा, और आज 1 साल हो गया, आज की बरसी वाले दिन अगर हम बात करें तो क्या अमीर बालाज की फैमिली जो है वो कैसर बट को किस नज़र से देख रही होंगी कि यार ये बंदा वो था जो इंसाफ दिलाने निकला था, अपनी सुलह करके साइड पे हो गया? जी डेफिनेटली इस वक्त सुलह एक अच्छा अमल है, लेकिन हमने इसके कभी डिनाई नहीं किया, हम चाहते हैं कि सबकी सुलह हो। इसके बावजूद कैसर बट के इस अमल को पसंदीदगी की निगाह से उन हलकों की तरफ से नहीं देखा जा रहा कि जिनकी हमदर्दियाँ अमीर बालाज टिप्पू ग्रुप के साथ हैं। और ये इसमें कोई शक नहीं कि जितना स्टैंड कैसर बट ने लिया था और जिस तरह के जारहाना बयानात उनकी तरफ से आए, और आपने एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि ललकारे मारे गए, वो तो किसी ने नहीं ऐसा किया था। तो उस हवाले से अभी आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी एक जंग चल रही है इस हवाले से, जो अमीर बालाज टिप्पू का हमदर्द जो कम्युनिटी है वो कैसर बट को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं, अपने गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं, उनको मुख्तलिफ अलकाबात से पुकार रहे हैं। ना सिर्फ ये कि उनको एहसान नंबर 2 भी करार दिया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि एक दोस्त ने गद्दारी की और दूसरे ने जो है वो सुलह कर ली दुश्मनों के साथ, यानी कि जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन कभी भी सुलह को जो है वो बल्कि खुश आइंद अमल ही कहा है कि सुलह होनी चाहिए, और शुरू से ही हमारे इंटरव्यूज़ के दौरान भी हमने यही अमल किया कि जितने भी ये सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडाज हो रहे हैं हम उनके ख़िलाफ़ थे, हम कह रहे थे सुलह हो, लेकिन सुलह थ्रू चैनल प्रॉपर इन तीनों घरानों की होनी चाहिए थी, इनडायरेक्टली कैसर बट की होगी। देखें, इसमें नो डाउट कि इसमें जो लोग जो किरदारों का भी हम जिक्र कर रहे थे कि उनकी बेपनाह कोशिशें थी और उन्होंने काफ़ी कोशिशें की, उन्होंने तीफी बट ग्रुप को भी का दिल भी मोम किया, उन्होंने कैसर बट को भी इस हवाले से कायल करके, और ये चीज़ें तो अब ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं ना कि उसमें उन्होंने तीफी बट का शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी दरख्वास्त मानी। तो ये एक अच्छी, मैं समझता हूँ इस सारे अमल में तीफी बट ने भी एक बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा किया और उन्होंने भी ये साबित किया कि अमन की तरफ चलना चाहिए, ठीक है। अब जहाँ तक रही बात आप हो, हम सबको, जो हम अमन की बात करते हैं, सुलह की बात करते हैं, उसमें हमें हमारी खुशी भी दुबाला हो जाती कि अगर ये कंप्लीट सुलह हो जाती, उसमें अमीर मौसम भी शामिल होता। आज अगर ये सुलह हो जाती तो आज अमीर मौसम भी अपने घर बैठा होता, अपने भाई की बरसी में शिरकत भी करता, इसी तरह अमीर फ़तेह भी सामने आता। तो ये काफ़ी तकलीफ़ दे है, ये धचका भी है अमीर बालाज टिप्पू की फ़ैमिली के लिए भी, उनके लिए भी ये धचका डेफिनेटली होगा कि उनका जो एक मजबूत पिलर था, उनका एक मजबूत बाजू था कैसर बट, वो उन्हें छोड़कर तो वो अब उनके दुश्मन के साथ हाथ में भी नम हो चुकी हैं, आंखें भर आई हैं। यकीनी बात है दुख कितना होगा उस माँ के लिए, एक बेटा
अल्लाह को प्यारा हो गया, दूसरे कत्ल के केस में नामजद और उसकी बरसी में देखिए जी, शामिल। ये चीज़ जिसका भी प्यारा चला जाए ना, जो तकलीफ़, जो दुख, जो कर्ब वो बर्दाश्त करता है, वो शायद आपको और हमें उसका अंदाज़ा ना हो। अगर अमीर बलाश टीपू इस दुनिया से गया है, उसके घर वाले भी तकलीफ़ में हैं। मुज़फ़्फ़र गया है, उसके घर वाले भी तकलीफ़ में होंगे। एहसन शाह गया है, उसके घर वाले भी तकलीफ़ में होंगे। ठीक है, उसके बाद जावेद भट्ट गए हैं, तो क्या उनके बच्चे, उनकी घर बीवी, उनकी तो अपनी मिसिस को भी गोली लगी थी इस सारे मामले में, तो वो सारी तकलीफ़ों से तो सब गुजर रहे हैं। ये किसी एक अली तकलीफ़ का बायस नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ये हमेशा मैं एक बात करता आता हूँ कि ये वो लोग हैं कि जिनके पास दुनिया जहाँ की आसाइशात मौजूद हैं, लेकिन उनको अपने घरों में रहना नसीब नहीं है। सुकून नाम की चीज़ जो है ना, वो नहीं है। तो ये सब एक सबक है, इसलिए लड़ाई झगड़े दुश्मनियों में कुछ नहीं रखा हुआ। खुरम पाशा साहब,